किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं या खरीफ फसलों की कटाई के बाद खाली होने वाले हैं, वे उन खेतों में तोरिया और सरसों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस फसल से भरपूर उत्पादन मिले, इसके लिए बुआई से लेकर फसल में किए जाने वाले सभी कार्यों को आप कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक मनोज कुमार। किसान भाई, सरसों लगाने का समय जो है अभी समय आ चुका है, इसलिए हम सभी को तिलहन के रूप में सरसों के लिए हम लोग 2-3 तरह से आप लगाते हैं। एक तो तोरी लगाते हैं, दूसरा सरसों लगाते हैं, तीसरा पीली सरसों जो है। किसान भाइयों, वैसे तो सरसों की खेती लगभग हर तरह की जमीन में की जा सकती है, किंतु मटियार दोमट भूमि इसके लिए अच्छी रहती है। तो सरसों की बुआई करने से पहले आप खेत को एक बार हैरों तथा उसके बाद 1 से 2 बार आप कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगा दें। किसान भाइयों, किसी भी फसल को लगाने से पहले आपको उसकी उन्नतशील प्रजातियों का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है, जिनको आप लगाकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। कि कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें, आइए जानते हैं। तो तोरी जो लगाते हैं उसके लिए आपको अच्छी प्रभेद के लिए PT 203 या भवानी या पंचाली ये प्रभेद का प्रयोग करना चाहिए। और इसका लगाने का उचित समय है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। और सरसों की जहाँ तक बात है तो इसमें सरसों के लिए पूसा बोल्ड या पूसा मस्टर्ड 30, पूसा मस्टर्ड 28, पूसा मस्टर्ड 26, पूसा मस्टर्ड 24 या पूसा बरानी, ये राजेंद्र राई, ये अनुकूल या सुफलम, ये राजेंद्र सरसों, इनको भी लगा सकते हैं। किस्मों का चुनाव करने के बाद आपको बीज उपचार पर भी ध्यान देना चाहिए, जिस कारण आप अपनी फसल को भूमिगत कीट एवं रोगों से बचा सकते हैं। तो बीज उपचार किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। तो तोरी जो लगाते हैं उसके लिए आपको अच्छी प्रभेद के लिए बीज की मात्रा 5 किलोग्राम से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। बीज उपचार के लिए 2 ग्राम एप्रॉन या थीरम या कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से इसको उपचारित करके ही लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। और सरसों का जो बीज है ये लगभग 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। और लगाने का समय लगभग 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक इसको लगा दिया जाता है। तो इसके लिए आप जो उर्वरक देंगे तो इसमें 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर। तो ये आपके पास सिंचित अवस्था है वहाँ पर दे सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर सिंचाई की साधन नहीं है तो वहाँ पर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम ये आप जो है सल्फर का प्रयोग करें। तो तोरी जो लगाते हैं उसके लिए आप 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, पौध से पौध 5 से 10 सेंटीमीटर। इसमें अगर आप जो है उर्वरक देना चाहते हैं तो आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप लगभग ये 50 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद दें। अगर नहीं है तो वहाँ पर आप जो है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर। अगर सिंचित अवस्था है तो वहाँ पर आप जो है कुछ क्षेत्रों में आप जो है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर की दर से आप इसको अच्छे ढंग से तैयारी करते समय दें। सरसों में नमी के चलते इसमें कुछ खरपतवारों का भी प्रकोप होता है, तो इसके लिए आप बुआई के 20 से 25 दिन के अंतराल पर एक निराई गुड़ाई कर दें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। किसान भाइयों, जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तो फसल को काटकर सुखाकर व मड़ाई करके बीज को अलग कर लेना चाहिए। देर करने से बीजों के झड़ने की आशंका रहती है तथा उसके बाद बीज को सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बताई गई इन सारी गतिविधियों को अपनाकर आप सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई अदरक की फसल लगाते हैं, लेकिन फसल में किए जाने वाले कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से फसल का उत्पादन कम हो जाता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप क्या करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल।
सबसे पहले बात आती है कि जब आप अभी अदरक की बात करते हैं तो अदरक में हमारे जो प्रकंद हैं या हमारे जो कंद हैं उनके विकास की अवस्था है और पौधों का भी विकास हो रहा है। वर्तमान में अगर हम अदरक की खेती की बात करें तो समसामयिक कुछ प्रबंधन है जिनका विशेष रूप से किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा। किसान भाइयों, अदरक की फसल की उचित वृद्धि व विकास हो, इसके लिए आपको फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना होगा। तो आप अदरक की फसल को खरपतवारों से मुक्त कैसे रखें, आइए जानते हैं। इस समय जो हम समसामयिक की बात करते हैं तो इस वक्त आपको चाहिए कि आपके खेत में जहाँ पे भी आपने अदरक लगाया है वहाँ पे आप कोशिश करें कि आपके खरपतवारों की बहुत ज़्यादा मात्रा ना हो, खरपतवारों का नियंत्रण करें और हल्की सी निराई गुड़ाई कराएं और कुशल श्रमिकों के माध्यम से जो हमारे अदरक की फसल का जो हमारी मिट्टी चढ़ाने का कार्य है वो अति आवश्यक है। और इस समय आप मिट्टी चढ़वाने का कार्य कुशल श्रमिकों के माध्यम से ही करवाएं ताकि आपकी जो अदरक के कंद हैं उनमें किसी प्रकार की कोई नुकसान ना हो, किसी प्रकार की चोट ना लगे। किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि हमारे अदरक के खेत में अगर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है तो सबसे पहली बात है कि जल निकास की समुचित व्यवस्था करें। और जब हम जल निकास की समुचित व्यवस्था करते हैं साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि नमी कम से कम हो। नमी बहुत ज़्यादा बनी होगी तो भी आपकी अदरक की फसल में नुकसान होगा। वर्षा ऋतु में जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, बहुत अधिक वर्षा के कारण या तो पोषक तत्वों का बहाव हो जाता है पानी के साथ साथ या फिर जल भराव के कारण भी हमारे पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसी समस्या बहुतायत में देखी जाती है, कई बार पौधे पीले पड़ने लगते हैं। तो हमें चाहिए कि किसी भी विश्वसनीय संस्था से 19-19-19 का जो हमारा एक पोषक तत्व आता है और इनका ये जो घोल होता है इसका पर्णी छिड़काव किया जाए तो हमारे पौधों का विकास भी अच्छा होगा और पौधों को जो वर्षा ऋतु के कारण थोड़ा बहुत प्रभावित हुए हैं उनको वापस से रिकवर होने के लिए एक समय मिल जाता है और पौधे अच्छे तरीके से विकास करते हैं। ये देखा गया है कि अदरक की फसल में जब हम कई बार कीटों की समस्या की बात करते हैं तो कीट में विशेष रूप से रस चूसक जो कीट हैं उसकी समस्या बहुतायत में अदरक में दिखाई देती है। तो ऐसे में हमको चाहिए कि जब भी हम खेतों का भ्रमण करते हैं और निरीक्षण करें कहीं पे हमको रस चूसक कीटों की समस्या दिखाई दे रही है तो आप उसमें जो हमारी डाइमेथोएट जो दवा है या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इमेडा क्लोप्रिड जो दवा है उसकी पानी में घोल बनाकर अगर उसका आप छिड़काव करें तो निश्चित रूप से आपकी अदरक की फसल में जो रस चूसक कीट हैं उसके प्रकोप से या उसके समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। किसान भाइयों, अदरक की फसल में इस समय जिस रोग का प्रकोप सबसे अधिक देखने को आ रहा है वो है प्रकंद विगलन रोग। तो आप इस रोग की समय से पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। दूसरी बात आती है कि कई क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि बहुतायत में वर्षा हो रही है और जब वर्षा ऋतु के समय में अदरक हमारा जहाँ पे लगाया गया है वहाँ अगर पानी भरने की समस्या है या बहुत ज़्यादा नमी बनी रहती है, ऐसी दशा में हम देखते हैं कि अदरक के जो कंद हैं उनमें नमी के कारण कई बार जो हमारा गलन की बीमारी है वो हो जाती है। और गलन के कारण आपने देखा होगा कि अदरक के जो पौधे हैं जब हम उनको सूखने से लगते हैं ऊपर, जब हम उनके पत्तियों को या पौधे को खींचते हैं तो वो अपनी जगह से आसानी से निकल जाता है और तना जो उसका जो कंद होता है वो अलग हो जाता है। और जब आप इन कंदों को निकाल कर देखते हैं और हाथ से दबा के देखते हैं तो उसमें एक अलग प्रकार की हल्की सी गंध भी आती है, मसलने से बिल्कुल पानी बहने लगता है, कंदों का जो गलन का समस्या दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपको इन कंदों को बाहर निकालें, पौधों को कहीं ले जाकर गड़ा देवें। इसके बाद में उस जगह पर अच्छी तरीके से फंजीसाइड जो है जैसे वावेस्टिन है इनका लगभग 1.5 से 2% का घोल बनाकर और आप उसमें अच्छी तरीके से वहाँ पे ड्रेंचिंग कर दें या उस जगह पे अच्छी तरीके से उसका छिड़काव करें। इस प्रकार से इस जो गलन की बीमारी है उसका प्रभाव अन्य पौधे पे नहीं पड़ेगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से अदरक की खेती में उचित लाभ भी प्राप्त होगा और अच्छी गुणवत्ता वाला अदरक आपको प्राप्त होगा। हमारे किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कभी कभी उनके पशुओं में थनैला बीमारी के कारण पशुओं के थन खराब हो जाते हैं और दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस बीमारी की पहचान कर इसकी रोकथाम कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर भरत महतो से।
जी हाँ किसान भाइयों, ये दुधारू पशुओं के लिए थनैला एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी होती है। आपको जानकर शायद ये आश्चर्य होगा, पूरे दूध उत्पादन का करीब 10 से प्रतिशत दूध उत्पादन की कमी जो होता है ये हमारे भारत में केवल थनैला रोग के कारण ही होता है। ये थनैला रोग होने के कई कारण होते हैं, जैसे कई चीज़ों के कारण थनैला रोग हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, या आपके जो दुहाई की मेथड है उससे हो सकता है। आपके दुहाई के समय का साफ़ सुथरा जिस तरह से रखते हैं, मेंटेन करते हैं, थन को कब धो रहे हैं आप, धोने से अच्छा से धो रहे हैं या नहीं धो रहे हैं, दुहाई की बाल्टियाँ आपकी ठीक हैं कि नहीं है, रखने का जगह कैसा है, इन सबों पे डिपेंड बहुत करता है। कहने का मतलब है कि थनैला आपके पशुओं को बहुत कई कारणों से थनैला हो सकता है। थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारत में दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित है, यदि पशु के थन ही खराब हो जाएंगे तो ऐसे पशु से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध में खून आने लगता है, अयन का आकार बदल जाता है, दूध का फटा हुआ या दही के समान चिथड़े आने लगते हैं और ऐसे दूध को किसी काम में नहीं लिया जा सकता है। एक बार थनैला हो जाने से किसान भाइयों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे थनैला तो अधिक दूध देने वाले, जितने अधिक दूध देने वाले जानवर होते हैं उन सबों में थनैला की संभावना अधिक होती है। कम दूध देने वाले जानवरों में थनैला बीमारी होने की संभावना थोड़ी कम होती है। इसके मुख्य लक्षण देखें तो ऐसे थनैला के कई अलग अलग प्रकार के लक्षण आते हैं, जैसे एक्यूट मेस्टाइटिस होंगे या क्रॉनिक होंगे या सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होंगे। इस तरह से कई भागों में हम बांट सकते हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है उन सबों को मैं आपको बताता हूँ। जैसे शुरुआती समय में आप देखेंगे थन में एक सूजन दिखाई पड़ती है, धोने के समय में गाय थोड़ी छटपटाने लगेंगी, बहुत आसानी से बांट में हाथ नहीं लगाने देंगी। हाँ, बांट का जो ये पे थन के आसपास का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा अधिक गर्म लगेगा। थोड़ा दो हाथ अगर देंगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जिससे बांट में या छीमी में जिस टीट की तरफ मेस्टाइटिस का इन्फेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर अगर आप हाथ लगाते हैं तो धोते समय में वो काफ़ी दर्द का महसूस होता है, जिससे गाय छटपटाने लगेंगी। दूध उत्पादन में अचानक कमी होगा। दूध के साथ कभी कभी छोटे छोटे छटके या छोटे छोटे जो फ्लैक्स हैं वो आपको आएंगे। दूध जब आप छान के रखते होंगे तो उसमें छन्ना पत्र में आपको दिखाई पड़ेगा, दही जैसा छोटे छोटे जमाव पैदा होंगे। तो आप ये कई अलग अलग तरह के लक्षण अगर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पशुओं में कहीं ना कहीं ये थनैला के लक्षण आ रहे हैं। इसके अलावा कभी कभी देखा जाता है कि दूध के साथ खून के छोटे छोटे धब्बे भी आते हैं और दूध का कलर भी थोड़ा मटमैला होने लगता है। कभी अगर मटमैला ना भी हो तो खून के छोटे छोटे क्लॉट्स कर सकते हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग से आपके खून के साथ में आते हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं मेस्टाइटिस के, तो सभी मेस्टाइटिस के ही फॉर्म में। दूध व्यवसायी पशुपालकों के लिए थनैला एक चुनौती से कम नहीं है। थनैला रोग से पशुपालकों को बहुत हानि होती है। इसको समय पर पहचान कर पशु चिकित्सक की मदद से तुरंत इलाज करवाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्टेज मतलब आगे बढ़ गया, थनैला के से काफ़ी अधिक प्रभावित है थन, तो उस स्थिति में हम लोग इंट्रामस्कुलर और इंट्रा मेमरी मतलब बांट में भी चढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं और मांस में भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रिजल्ट जल्दी आता है। तो किसान भाई, जैसे ही शुरुआती लक्षण आने लगेंगे आप निश्चित तौर पे अपने आसपास के पशु चिकित्सकों से संपर्क करके उचित दवा चलाएं। साथ साथ इससे बचाव की भी जो सावधानियाँ, बचाव के लिए जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए उस पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए सलाह देते हैं। किसान भाइयों, अगर उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो केवल दवा के द्वारा आप थनैला को पूरी तरह से अपने फार्म से या अपने घर में जो कुछ पशु रखे हैं उनसे बचाव पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। यदि थनैला रोग का समय रहते बचाव कर लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो थनैला रोग की रोकथाम हेतु जरूरी है कि पशुशाला की नियमित साफ सफाई करते रहें। थनों की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। थनों का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। उनमें कोई गठान एवं दूध में थक्के हों तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। तो जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे ध्यान देने की चीज़ें हैं, आप धोने से पहले
आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको, नीचे जहाँ पे गाय आपकी खड़ी है उसको आप अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लें। बाल्टी में साफ़ पानी लें। साफ़ पानी के साथ में कोई भी एंटीसेप्टिक का घोल जैसे पॉविडीन आयोडीन या लाल पोटास, इस तरह के घोल आप ज़रूर लें। इस घोल से थन को बढ़िया से दुहाई से पहले आप धो लें। अच्छी तरह से धोने के बाद जब सूख जाए तो आप दुहाई करें। दुहाई करने के बाद भी आप निश्चित तौर पे थन को लाल पोटास के घोल से धो लें। तो दोनों टाइम में अगर दुहाई से पहले और बाद में आप धोते हैं तो आप काफ़ी मास्टाइटिस से सुरक्षा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इससे बचाव के लिए ये सभी चीज़ें अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पे मास्टाइटिस से आप लोग निजात पा सकते हैं और इससे जो हानि होती है उससे बच सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद और इनके आसपास के जिले के किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक हल्के से घने बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान जल्दी पकने वाली सोयाबीन की फसल जैसे JS 95-60 और JS 20-34 जैसी जल्दी पकने वाली किस्मों की जब 75 से 80% फलियां पक चुकी हों तो कटाई करें। हवा युक्त शुष्क स्थान पर सुरक्षित रखें। बीज उत्पादन हेतु सोयाबीन की फसल तथा बीजों को फफूंदी से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम का खड़ी फसल पर छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में इस समय तना मक्खी और गर्डर बीटल का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई बीटा साइफ्लूथ्रिन और इमिडाक्लोरोपिड 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जिन क्षेत्रों में केवल सेमी-लूपर इल्ली का प्रकोप हो रहा हो वहां पर इंडोस्कार्प दवा 15.8 EC 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। एंथ्रेक्नोज और राइजोक्टोनिया एरियल बाइट नामक रोगों के नियंत्रण के लिए टेबिकोनाजोल 625 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जिन क्षेत्रों में अभी भी जल भराव की स्थिति है वहां के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे खेत से जल निकास की उचित व्यवस्था करें। वर्षाकालीन सब्जियां जैसे लौकी, करेला, गिलकी, खीरा, भिंडी, बरबटी, टमाटर, बैगन और मिर्च में रस चूसक कीट और तलों तथा फलों में छेद करने वाली इल्लियों का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो इनके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। जिन फसलों में जड़ गलन, पत्ती गलन या पीले पत्ती पड़ने की समस्या हो वहां पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। पशुशाला एवं मुर्गीशाला में किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। बकरियों को बारिश में भीगने से बचाएं एवं CCPP का टीका लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मेवाड़ी, जिला रतलाम के कृषक भागीरथ परमार ने। यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले मृदा जनित रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भागीरथ परमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज अपन बात करेंगे भूमि जनित विभिन्न प्रकार के जो कवक हुए और जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में। तो जो जितनी भी कवक जनित बीमारियां हैं जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उसमें जो भूमि जनित जो बीमारियां हैं उनका विशेष योगदान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किसानों को परेशान करती हैं और जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं वो है भूमि जनित बीमारियां। भूमि जनित जो बीमारियां होती है वो
फसल होती है उसकी प्रारंभिक अवस्थाओं में ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। पौधा प्रारंभिक अवस्था में कमज़ोर होता है, इसलिए वो आसानी से उसके ऊपर आक्रमण करके उस पौधे को, उस फसल को धीरे धीरे खत्म कर देती है। किसान भाइयों, मृदा जनित रोगों द्वारा फसलों में भारी नुकसान होता है और कभी कभी तो समय पर इन रोगों का नियंत्रण नहीं करने से पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। किसान सब्जियों के बीज महंगे दामों पर खरीदकर नर्सरी में लगाते हैं और इस आर्द्र गलन रोग के कारण सब्जियों की पौध नष्ट हो जाती है। जो प्रमुख भूमि जनित बीमारियां हैं उसमें काली जड़ है, तना गलन है, जड़ गलन है और जो डैम्पिंग ऑफ या जिसको आर्द्र गलन बोलते हैं, ये प्रमुख बीमारियां हैं। ये सब्जियों में आर्द्र गलन सबसे प्रमुख है और जो जड़ गलन है, तना गलन है या काली जड़ है और जिसको सूखा गलन भी बोलते हैं, सूखा गलन आता है। तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये हैं भूमि जनित। तो इन बीमारियों के जो कवक होते हैं वो हमेशा भूमि के अंदर रहते हैं। जब भी उनके जो होस्ट है, जो फसलें हैं, उनकी जड़ें उनके बीजाणु के संपर्क में आती है तो उनका गुणन शुरू हो जाता है और गुणन शुरू होने के बाद में वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और जड़ों के माध्यम से या तो तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या फिर जड़ों को खराब करके या गड़ा या सड़ा के पूरे पौधे को ही खत्म कर देते हैं। जब ये फसलें नहीं रहती, जिसको अपन ऑफ सीजन बोलते हैं, उस समय जो ये कवक होते हैं, इनके जो बीजाणु होते हैं या जो जिसको स्पोर बोलते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर जो मर्तोब जीवी की तरह रहते हैं। मर्तोब जीवी का मतलब हो गया कि ये सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ही अपना रहन सहन करते हैं और जब भी फसल की जड़ें या जब भी किसान फसल लगाते हैं और उनकी जड़ें निकलना शुरू होती है तो उनके जड़ों पे आक्रमण करके ये धीरे धीरे उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता रहता है और किसानों को हर साल ये जो बीमारियां ये परेशान करती है। तो इनके रोकथाम के लिए सबसे जो प्रमुख विधि है वो बीजोपचार ही है। इसलिए किसान जब भी फसल लगाएं तो ये भूमि जनित जो बीमारियां हैं सब्जियों में, जैसे डैम्पिंग ऑफ है और अन्य जो तिलहनी, दलहनी और खाद्यान्न फसलें हैं उनमें जड़ गलन है, तना गलन है या काली जड़ है, तो इनके रोकथाम के लिए हमेशा बीजोपचार करें। इसके अलावा किसान भाइयों, आप रोगों के नियंत्रण के लिए 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 100 किलोग्राम गोबर या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर प्रयोग करें। इसके साथ ही आप कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर ड्रेंचिंग करें ताकि इस रोग का समय पर नियंत्रण किया जा सके। और जो विभिन्न अनुसंधान केंद्र हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके द्वारा जो सिफारिश की गई दवाइयां हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें और दवाई जितनी सिफारिश की जाती है उतनी ही इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से अंकुरण की जो समस्या है वो किसानों के सामने आती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।